Yes, my dear ninth class के my dear students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, आज नए सत्र के प्रारंभ पर मैं आपके लिए आपके बायोलॉजी के पहले लेसन का वीडियो लेकर के पहले लेक्चर के रूप में आपके साथ उपस्थित हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीवन, उसकी आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम जानते हैं, लेसन का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल यूनिट और लाइफ, इस लेसन के हेडिंग में ही तीन चीजें आपस में क्या हैं, मिक्स हैं, जिनको हमें सेपरेट करके शुरू में ही समझ लेना है। इफ वी विल able to identify these three words used in this lesson title heading, we will be able to recognize, to understand the whole lesson. Okay, I think you will fully cooperate me. मुझे उम्मीद है आप मुझे पूरा सहयोग करेंगे। तो आइए, आप केवल अपना ध्यान दे दीजिए, कंसंट्रेशन दीजिए, समझिए और अपने नोट्स को भी बनाइए। क्लास में सर जो भी पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जहां आपको बेहतर समझे वो नोट आप बनाते जाइए। ठीक है, मुझसे चेक कराइए या कि सेकंड वाले सर से चेक कराइए, इट्स नॉट इशू। द मेन इशू दैट ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर इन योर विजन। ओके, थैंक यू। नाउ फोकस हियर। लेसन का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सबसे पहले यहां फंडामेंटल आया, फिर इधर बीच में लाइफ आया, यूनिट आया, यूनिट ऑफ लाइफ। हम सबसे पहले किसको समझे? फंडामेंटल को समझ लें। फंडामेंटल का मतलब होता है प्रारंभिक, बेसिक, आधारभूत, या प्राइमरी माने प्रारंभिक, पहला, सबसे पहला, फर्स्ट माने प्रथम। ये फंडामेंटल का मतलब है। ठीक है, और इधर यूनिट वर्ड हुआ है। यूनिट का मतलब होता है इकाई, बेसिक क्वांटिटी टू मेजर एनीथिंग। किसी वस्तु को मापने के लिए जनरली क्या होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे संपर्क में आती हैं। कुछ को हम वजन में नापते हैं, कुछ को हम आयतन में नापते हैं, क्षेत्रफल में नापते हैं, कुछ को हम लंबाई में नापते हैं, कुछ को हम सेकंड में नापते हैं, किसी को हम पाउंड में नापते हैं। ठीक है, किसी को हम क्या करते हैं, मोह में नापते हैं, हार्डनेस को मोह में नापते हैं, कठोरता को। तो इस प्रकार से बल को हम न्यूटन में नापते हैं। तो क्या है ये सब इकाइयां हैं। जैसे मान लीजिए हम और चीज छोड़ दें, आजकल गेहूं का सीजन हुआ है, गेहूं की थ्रेसिंग हो रही होगी, गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर हो रहा होगा, तो लोग सब चले जाते हैं ना, ये भैया कितना गेहूं अब हुआ। अब कितना गेहूं हुआ, उस गेहूं की मात्रा को आप कैसे बताएंगे? तो उस गेहूं की मात्रा को बताने के लिए हम एक सूक्ष्म, सबसे बेसिक, आधारभूत इकाई चुन लेते हैं कि मानते हैं इकाई का सबसे छोटी इकाई क्या है, मिलीग्राम। ठीक है, या जो हमारे मिलीग्राम इकाई जो कम से कम छोटी, ग्राम से कम भार में जिन चीजों को मापते हैं वहां मिलीग्राम, अन्यथा ग्राम या किलोग्राम। तो हम क्या करते हैं, किलोग्राम में अपने उस गेहूं की मात्रा को बताते हैं तब जब 1 क्विंटल से कम हो, और जब कई क्विंटल है तो वहां पर बेसिक यूनिट क्विंटल हो जाती है। कहते हैं कितना हो गया, अरे 10 क्विंटल हुआ, 15 क्विंटल हुआ। और जिसका 1 ही क्विंटल है क्या कहेगा, अरे भैया 10 किलो हुआ, 50 किलो हुआ, 95 किलो हुआ। तो ये सब किलो, क्विंटल, मिलीग्राम, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, लीटर। ठीक है, लंबाई में किलोमीटर, मीटर, ये सब क्या है, ये सब इकाइयां हैं। तो प्रश्न यह है कि जो जीवन है, जो जीवधारी हैं, जीवधारी कौन है, जिसमें जीवन है। इस धरती की कोई भी वस्तु जिसमें जीवन है वो जीवधारी है।
तो जीवधारियों की माप क्या है, यानी जीवधारी वह कौन सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर के बना है, यही हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो उत्तर आता है कि कोई भी जीवधारी जो इस दुनिया में है वह सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिकाओं से ही मिलके बनता है। अब जैसे हम मानव हैं, तो हम अगर एक स्वस्थ मानव है तो एक स्वस्थ मानव के पूरे शरीर, पूरे अंगों के साथ संपूर्ण शरीर का निर्माण 10^14 कोशिकाओं से होता है। कितना? 10^14, 10^14 सेल्स से मिलकर के क्या होता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम मानवों के, यहाँ इस लेसन में यही विषय है कि हम जो जीवधारी हैं या हमारे जैसे जो जीवधारी हैं, यानी इस दुनिया की वो सारी ऑल द थिंग्स दैट वेयर देयर इज लाइफ इज प्रेजेंट, वेयर लाइफ इज प्रेजेंट, all that things are known as livings। ठीक है, तो इस संसार की सभी वस्तुएं जिसमें जीवन है वो लिविंग है। ठीक है, अब प्रश्न आया कि इस लिविंग को बनाने की, इस लिविंग के स्ट्रक्चर, संरचना का बेसिक यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है? आंसर आएगा सेल। ठीक है, तो उत्तर तो मिल गया। अब सेल क्या है, सेल के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन यहां एक चीज तो भी अनबुझी रह गई, यानी जिसको हम लोग जान ही नहीं पाए, वह है लाइफ। इस लेसन में यहाँ जो वर्ड लाइफ यूज किया गया है, सबसे पहली चीज तो यह है कि यह लाइफ क्या है। तो लाइफ के लिए मैं तो समझता हूं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ह्यूमन, सबकी अगर उनकी लाइफ की परिभाषा पूछिए तो हर कोई लाइफ का अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लाइफ का एक डिफिनेशन जरूर दे देगा। कोई कह देगा ओहो लाइफ तो एक एंजॉय है, आनंद है। कोई तकलीफ में कहेगा वह लाइफ एक तकलीफ है, ग्रीफ है, सारो है। दूसरा कोई होगा, इस समय जो एडोलसेंस एज में चल रहे होंगे, किशोर लोगों की जिंदगी का जीवन तो प्यार है। ठीक है, और जो धोखा खाए वो क्या कहेगा, जीवन तो धोखा है। ठीक, कोई आदर्शवादी कह देगा जीवन तो फेन का बुदबुदा है, पानी का बुल्ला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवन की जितनी परिभाषाएं हैं जो विज्ञान के अलावा अन्य कोई साहित्य देता है, वो सारी परिभाषाएं बेकार है। विज्ञान क्या कहता है, भाई देखिए, हमें काल्पनिक परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। विज्ञान में हर चीजें जो प्रमाणिक हों, प्रायोगिक हों और प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित हो चुकी हों, वही मानी जाएंगी। तो विज्ञान कहता है, विज्ञान की दृष्टि से लाइफ क्या है, जीवन क्या है, ये हम लोगों को समझना है। तो बेटा ध्यान रखो, यदि इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करें तो लाइफ कुछ नहीं, कुछ लक्षणों का समूह है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स कैसे? कैरेक्टर जीवन के लक्षण। जीवन क्या है? जीवन एक लक्षणों का समूह है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। कैसे लक्षण? ज्यादा नहीं, 10, 20, 50, 100 नहीं, मात्र 11 लक्षणों का समूह है। अब आप समझ जाइए, इस दुनिया की किसी भी वस्तु में the things whatever present surrounds us, if that has one or more than one features of life in it, that will known as living। इस दुनिया की कोई भी वस्तु में यदि जीवन की एक या एक से अधिक 11 लक्षण या उससे कम लक्षण भी अगर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, तो वह वस्तु लिविंग कहलाएगी, सजीव कहलाएगी। ठीक है, और जब तक ये लक्षण उस वस्तु में मौजूद रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तब तक वह लिविंग ही रहेगा। और एक न एक दिन आएगा या आता ही है कि जब वो लिविंग के लक्षण उस वस्तु से अदृश्य हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब वही लिविंग
डेड कहलाने लगता है, मृत कहलाने लगता है। ठीक है, लेकिन दुनिया की वे सारी वस्तुएं, शेष बची हुई सारी वस्तुएं जिसमें कभी भी जीवन के लक्षण प्रकट नहीं होते, वो केवल नॉन लिविंग या निर्जीव कहलाते हैं। इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह समझ जाइएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड। लिविंग ही डेड होता है, नॉन लिविंग कभी भी डेड नहीं होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस पर पॉइंट करें यहां पर। तो ये जो लाइफ के जो 11 कैरेक्टर्स हैं, ये आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं। अपनी सुविधा, अपनी जानकारी के लिए आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, जान लीजिए। सुविधा के लिए कि आप हमेशा लाइफ के ये 11 कैरेक्टर आपकी जबान पर रहें, इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाने का प्रयास किया है। इस फार्मूला में 3 वर्ड हैं, 3 अक्षर हैं। एक अक्षर है LPG। LPG आप जानते ही हैं, हमारे घरों में जो ईंधन प्रयोग होता है, LPG गैस के बारे में आप जानते ही हैं। लेकिन LPG वर्ड तो जरूर है, लेकिन यहाँ LPG का वही मतलब नहीं है जिसे हम अपने ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को। नो, इसका मतलब नहीं है। तीसरा वर्ड है MMS। MMS क्या है? यह भी अक्सर हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पर क्या करते हैं, MMS भेजते हैं, मैसेज को भेजते हैं। तो यहाँ पर MMS का अर्थ वो नहीं है जो हम अपने व्हाट्सएप पर या मोबाइल पर मैसेज को सेंड करते हैं, वो नहीं है। ये MMS का यहाँ पे कुछ और अर्थ है। तीसरा वर्ड है क्रेन। तो यहाँ पे क्रेन की स्पेलिंग अगर देखेंगे तो गलत है, लेकिन हम जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाए हैं उस उद्देश्य से क्रेन की स्पेलिंग सही है, CRREN, क्रेन। ठीक है, तो 3 शब्द अगर आप याद रखेंगे, LPG, MMS, क्रेन, यही क्या है, जीवन के 11 लक्षण है। अगर आप गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, यही 11 कैरेक्टर हैं जो लाइफ के हैं। अब हैं क्या, अब आइए एक एक को हम लोग रिवील करें, एक एक को स्पष्ट करें। तो L फॉर लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। P फॉर प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। G फॉर ग्रोथ, वृद्धि। M फॉर मेटाबॉलिज्म, उपापचय। दूसरा M फॉर मूवमेंट, गतिशीलता। नेक्स्ट S फॉर सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। नेक्स्ट C फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिकी संरचना। नेक्स्ट R फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, श्वसन। दूसरा R का मतलब रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तीसरा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। चौथा न्यूट्रिशन या पोषण। ठीक है, ये 11 लक्षण जीवन के हैं। इस 11 लक्षण में से कोई भी एक लक्षण अगर किसी जीव में उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा, वो लिविंग कहलाएगा। जैसे मत देखिए, वायरस, विषाणु जिसे आप कहते हैं, विषाणु में इन सभी 11 लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण हमेशा नहीं, कभी कभी उपस्थित हो जाता है। तो जब वह लक्षण उपस्थित होता है उतने समय तक के लिए वह विषाणु, वह वायरस लिविंग होता है, और जब वो लक्षण उसमें नहीं होते हैं तो वो डेड नहीं, नॉन लिविंग हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर वो कौन सा लक्षण है, वो लक्षण है ये रिप्रोडक्शन, प्रजनन। क्या होता है, होता यह है कि ये जो वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं, अरे डीएनए या आरएनए का एसिड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड जब कभी नेकेड अवस्था में अगर इन्वायरमेंट में फ्री, स्वतंत्र रूप से उपस्थित हैं तो इनको क्या कहता है, वायराइड्स कहा जाता है। लेकिन यही डीएनए या आरएनए जब प्रोटीन के सेल से कवर्ड हो जाते हैं तो यही वायरस कहलाते हैं। ठीक है, ये वायराइड और वायरस में डिफरेंस है। ठीक है, अब ये जो वायरस हैं, ये वायरस क्या होता है, जब ये नॉन लिविंग मीडियम में किसी निर्जीव वस्तु के साथ होता है तो क्या होता है, उसके आरएनए या डीएनए में रेप्लिकेशन, द्विगुणन नहीं होता है, द्विगुणन
नहीं होता है, यानी तब वो क्या होता है, नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही घूमते फिरते अगर किसी लिविंग के साइटोप्लाज्म में अगर वो पहुंच गया, तो उसके डीएनए और आरएनए में रेप्लिकेशन अर्थात मूवमेंट और रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। और इस रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन की परिभाषा ही यही है कि कोई चीज किसी कोशिकीय विभाजन के द्वारा यदि अपनी संख्या 1 से 2 या 1 से अधिक अपनी संख्या की वृद्धि कर लेती है, तो इसे ही प्रजनन कहते हैं। तो यहाँ पर डीएनए या आरएनए अगर अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है, एक से ही दूसरा नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये रिप्रोडक्शन होता है। तो इस पूरे 11 लक्षण में से केवल एक लक्षण रिप्रोडक्शन वायरस में प्रेजेंट होता है, जिसकी, और जब तक प्रेजेंट रहता है तब तक वो लिविंग कहलाता है। जब नहीं प्रेजेंट होता है तो उसको डेड क्यों नहीं कहते, नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? इसके पीछे की लॉजिक थोड़ी सी बड़ी है, जिसकी चर्चा भी यहाँ करना उचित नहीं है संक्षेप में। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना, इस दुनिया का सबसे पहला लिविंग मॉलिक्यूल आरएनए या डीएनए ही है। इस दुनिया का सबसे पहला ऐसा लिविंग मॉलिक्यूल हम जानते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हम देखेंगे तो यह बात सिद्ध हो चुकी है कि इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति नॉन लिविंग थिंग से हुआ है, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग बना है। तो उस प्रिमिटिव ओशन में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए, उसके द्वारा जो सबसे पहला जीवन के लक्षण को प्रदर्शित करने वाला जो सबसे पहला मॉलिक्यूल बना, वो क्या था, वो आपका आरएनए, और आरएनए से ही डीएनए बना। तो आरएनए और डीएनए यही सबसे प्रिमिटिव बायो मॉलिक्यूल हैं, लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब आइए, अब ये सारे 11 लक्षण के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लें। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। जीवन चक्र का अर्थ कुछ बच्चे क्या करते हैं, जीवन और मृत्यु के बीच का जो चक्र है जीवन चक्र वही कराता है ना बेटा। अब कक्षा 8 तक जो समझे, अब 9th में इस चीज को समझ जाइए। ध्यान रखना, इस धरती का कोई भी जीव होता है, उसके शरीर की सभी कोशिकाएं या तो हैप्लॉइड होती हैं। क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, यानी उसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, अपनी पूरी मात्रा के आधे होते हैं, या पूरे के पूरे होते हैं। जो पूरे होते हैं वो 2x कहलाते हैं, और जो जब आधी होती है तो उसको x कहते हैं। यानी जब किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड होती है तो वो हैप्लॉइड कहलाते हैं, और जो द्विगुणित होती है, पूरी होती है, तो डिप्लॉइड कहलाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, हर जीव अपने जीवन में, हर एक जीव अपने जीवन में क्या करता है, पूरे जीवन की अवधि का कुछ भाग हैप्लॉइड अवस्था में पूरा करता है और कुछ भाग डिप्लॉइड अवस्था में पूरा करता है। अर्थात अगर उसका जन्म हैप्लॉइड में हुआ है तो वो अपने जीवन की कुछ अवस्था डिप्लॉइड अवस्था में पूरा करेगा, और डिप्लॉइड अवस्था से क्या होगा, फिर वो अपने जीवन में ही हैप्लॉइड अवस्था में क्या होगा, वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी जीवधारी के हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन के बीच में जो अल्टरनेट जनरेशन चलता रहता है, एकांतर पीढ़ी चलती रहती है हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बीच में, उसी को जीवन चक्र कहते हैं। और यह लक्षण केवल जीवधारियों में पाया जाता है। ठीक है, तो यह हुआ। दूसरी चीज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है बेटा, ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म ये एक प्रकार का होमोजीनस सॉल्यूशन होता है, जो जिसमें वाटर 90 से 95% तक होते हैं, और इसमें जीवन के लक्षण को प्रकट करने वाले बहुत सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये जो कंटेंट्स है इसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, किसी भी जीवन की संरचना के लिए उसके सेल में प्रोटोप्लाज्म का होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, और प्रोटोप्लाज्म के बाद दूसरी चीज शरीर की संरचना के लिए तीसरी आवश्यक चीज क्या है, पहला और जरूरी क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर। किसी भी जीव की संरचना के लिए पहला जरूरी चीज क्या होती है कि उसमें उसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो, वो एक प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए प्रोटोप्लाज्म को ही सेल कहा जाता है।
ठीक है। तो किसी भी जीव के लिए ये दो चीजें, किसी भी जीव की संरचना के लिए ये दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं कि उसके शरीर की संरचना कोशिकाओं से हुआ हो और दूसरी चीज उसमें प्रोटोप्लाज्म भरा हो, तभी वो लिविंग कैरेक्टर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो बेटा ध्यान रखो, किसी भी जीवधारी में पहला ये कैरेक्टर, दूसरा ये कैरेक्टर यदि उपस्थित है, प्रेजेंट है तो वह जीव ऑटोमेटिक लिविंग कैरेक्टर को शो करने लगेगा, एक्सप्रेस करने लगेगा, फिर आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा। तो वह जीव जिसमें पहला सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब तीसरी चीज क्या आवश्यक होगी, अब यह जीव स्वयं अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्रिया करना शुरू करेगा। तो अब ये सारी जितनी चीजें हैं, दो को छोड़ दीजिए, जितनी सारी चीजें हैं ये इसी दो से ही उत्पन्न हुई है और इसको प्रोसेस इसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ तो इनसे बन जाएगी, लाइफ का कंस्ट्रक्शन इनसे हो जाएगा, लेकिन अब ये जो एक्सप्रेस करेंगे, ये जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो कार्य करेंगे उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब ये लाइफ प्रोसेस में क्या है, पहला प्रोसेस क्या हो सकता है, यानी सबसे पहली चीज सेल है। सेल को आप आंख से देख नहीं सकते, इसके साथ साथ प्रोटोप्लाज्म है जो सेल के अंदर है, उसे तो और भी नहीं देख सकते नेकेड आई से। तो हम कैसे किसी वस्तु को देख करके समझ जाएंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग या नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई करने का जो सबसे पहला फंक्शनल प्रोसेस है, फंक्शनल कैरेक्टर है, वो होता है मूवमेंट, जो यहां पर रेड कलर से इंडिकेट किया जा रहा है, गतिशीलता। और यह मूवमेंट क्या होता है, विजिबल और इनविजिबल। किसी भी जीव के द्वारा जो कोई हरकत की रही, कोई मूवमेंट हो रहा है जिसे बाहर वाले देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल या विजिबल मूवमेंट है। लेकिन उस जीव के साइटोप्लाज्म में, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये भी क्या करते हैं, ये भी इस प्रकार से ये सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन हमेशा करते रहते हैं। अगर यही मोशन प्रोटोप्लाज्म से बंद हो जाए तो यह प्रोटोप्लाज्म लाइफ, किसी भी लाइफ की कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, नहीं करेगा। अर्थात किसी भी लिविंग्स का आइडेंटिफिकेशन उसमें होने वाले मूवमेंट से आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा ये कैरेक्टर हो गया। चौथा, लाइफ के लिए अगर मूवमेंट है तो मूवमेंट के बाद उसमें जो चौथा प्रोसेसिंग कैरेक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो होता है न्यूट्रिशन। यानी कोई भी जीव पोषण अपनी जब एक्शन करेगा तो क्या करेगा, उसकी एनर्जी का लॉस होगा, और जब एनर्जी के लॉस होगा तो उस एनर्जी को रिगेन करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसको उस एनर्जी को प्रोवाइड करने वाले कुछ एक्स्ट्रा आउटर रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो न्यूट्रिएंट जब बॉडी में जाता है तो क्या होता है, बॉडी के हार्मोन्स और जो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट करते हैं और उससे उस एनर्जी को रिगेन करते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, आगे जारी रखने के लिए। ये पूरी प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन कहलाती है, जिसको हम लोग अभी इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में। दूसरी चीज, इस न्यूट्रिशन तो हमने ले लिया, लेकिन उससे ऊर्जा कैसे मिलेगी, उसके लिए हमको जो है पांचवा प्रोसेस करना पड़ता है, वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, वो चीज डिस्ट्रॉय होता है, उससे एनर्जी फिल्टर आउट होती है, बॉडी उस एनर्जी को लेकर के अपनी लाइफ को आगे सस्टेन करती है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा क्या होते हैं, थ्रू आउट कर दिए जाते हैं, बाहर, शरीर के बाहर कर दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस छठवें पोर्शन से पहले क्या होता है, जो फूड मटेरियल है उसको डिसॉल्व करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए छठा कैरेक्टर क्या होगा, रेस्पिरेशन। इस मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन की सहायता से जब मेटाबॉलिज्म होगा तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेंगे, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीशन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिससे बॉडी में टॉक्सिसिटी जो है डेवलप नहीं कर पाती है। इतने कैरेक्टर हो गया। अच्छा, अब इतनी सारी प्रोसेस हो गई तो क्या होता है, सेंसिटिविटी। ध्यान रखिएगा, केवल प्लांट में नहीं, केवल एनिमल में नर्व सेल होते हैं, और नर्व सेल ही क्या करते हैं, सेंस को रियलाइज कराते हैं। प्लांट सेल में भी सेंस होता है, लेकिन उसमें वो हार्मोनल सेंसिटिविटी होती है, जैसे हाइड्रोट्रॉपीज, जियोट्रॉपीज, फोटोट्रॉपीज और थिग्मोट्रॉपीज, ये बहुत सारे ट्रॉपीज में हैं, जिसके द्वारा क्या होता है
कि प्लांट भी सेंस को फील करते हैं, लेकिन एक्चुअली पेन या प्लेजर की फीलिंग जो है वो नर्व सेल के द्वारा होती है, और जितने लिविंग होते हैं वो किसी न किसी रूप में हार्मोनल या नर्व सेल के द्वारा वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को फील करते ही हैं पेन और प्लेजर के रूप में। यह चीज जो है इस प्रकार से ये करेक्टर आता है। तो 7वें बाद ये 8वां करेक्टर, इसको नंबर मिल गया, 8वां नंबर। अब इसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें होने के बाद जब मेटाबॉलिज्म होने लगे, सब कुछ होने लगेगा, तो क्या करेगा जीव, क्या करेगा, अपने मेटाबॉलिज्म करेगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसमें साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने से क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ने से क्या होगा, ग्रोथ होगी। तो इस प्रकार से इंटरनल ग्रोथ, ध्यान रखिएगा, इंटरनल ग्रोथ क्या होता है, लाइफ का क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है, और ये जीवों का एक अभूतपूर्व लक्षण है। अच्छा, ग्रोथ हो गया। ग्रोथ के बाद फिर नंबर आता है किस चीज का, ग्रोथ के बाद नंबर आता है कि रिप्रोडक्शन का। तो इस धरती का कोई भी जीव अपने अस्तित्व को इस दुनिया में बनाए रखने के लिए प्रजनन क्रिया करता है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन करते करते, रिप्रोडक्शन की क्रिया के द्वारा वो अपने जीवन की कुछ अवस्था हैप्लॉइड अवस्था में और कुछ डिप्लॉइड अवस्था में कंप्लीट करता है। इस प्रकार से ये 11वां लक्षण लाइफ साइकिल का जीव में कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 11 करेक्टर हैं जो किसी जीवधारी में उसकी लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए, जारी रखने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए परम आवश्यक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सारे लक्षण के बारे में आप लोग समझ जाइए, इस पर छोटा नोट्स भी बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।